अक्सर ना जब हम किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की आत्मकथा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही संधी हुई और चमचमाती हुई छवि आती है। मतलब जैसे आज के दौर का कोई बहुत ही शानदार पीआर अभियान हो। बिल्कुल। हाँ, एक ऐसी किताब जहाँ हर सफलता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो और हम्म। जो गलतियां हैं ना उन्हें बड़ी चतुराई से किसी महान उद्देश्य के नीचे छिपा दिया गया हो। हाँ हाँ, एकदम सही कहा आपने। एक ऐसा नैरेटिव जो लोग अपने ब्रांड को सुरक्षित रखने के लिए गढ़ते हैं। लेकिन फिर हम 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली आत्मकथाओं में से एक में प्रवेश करते हैं और अचानक वो सारा पीआर तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एकदम ताश के पत्तों की तरह। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो पूरी तरह से कच्चा है, बिना फिल्टर का, और ईमानदारी से कहें तो एक खुली वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा है। बिल्कुल। तो खैर आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी पे बात करने वाले हैं। हमारे पास जो दिलचस्प स्टैक आया है उसमें महात्मा गांधी की प्रसिद्ध रचना सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के ऐतिहासिक और दार्शनिक पहलुओं को खंगालने का मिशन है। और ये समझना भी कि एक सदी पुरानी ये रचना जो एक पत्रिका की किस्तों से शुरू हुई थी, वो आज के इस आधुनिक ऑडियो बुक युग में कैसे और क्यों इतनी प्रासंगिक बनी हुई है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास जो सामग्री आई है वो काफी विविध है। इसमें पुस्तक.org के ई बुक और विशेष रूप से उनका ऑडियो बुक कैटलॉग शामिल है। इसके अलावा नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त संस्करण की भूमिका है। साथ ही डॉक्टर असगर आदम भाई राजा और डॉक्टर विलास गायकवाड़ के विस्तृत शोध पत्र हैं। और हाँ, स्वयं गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक की मूल प्रस्तावना भी हमारे सामने है। आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं जिनके विचार अक्सर बहस का विषय होते हैं। तो इस चर्चा का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ प्रस्तुत किए गए तथ्यों और दार्शनिक विचारों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर इस आत्मकथा का जन्म कैसे हुआ। मूल प्रस्तावना को पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि गांधी जी खुद इसे लिखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। हाँ, प्रस्तावना से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। ये उनके निकट साथियों का लगातार आग्रह था, विशेष रूप से स्वामी आनंद और भाई जयराम दास का। मतलब ये कोई पहले से तय किया गया प्रोजेक्ट नहीं था जहां कोई बैठकर सोच रहा हो कि चलो अपनी महानता की कहानी दुनिया को बताई जाए। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो इसे लिखना शुरू भी किया था, लेकिन बंबई के दंगों के कारण काम बीच में ही रुक गया। उस समय की उथल-पुथल में ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी। और फिर उन्हें इसे लिखने का समय कहाँ मिला? यरवड़ा जेल में। ये अपने आप में कितना विडंबनापूर्ण है कि जिस व्यक्ति की आवाज पूरे देश को आंदोलित कर रही थी उसे अपने जीवन के सबसे शांत पल एक जेल की कोठरी में बिताने पड़े। हाँ, वहीं इस ग्रंथ ने वास्तव में आकार लिया और इसे 1925 से 1927 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित किया गया। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा संदेह होता है। गांधी जी इसे आत्मकथा कहने से बचते हैं और इसे सत्य के प्रयोग कहते हैं। क्या जीवन को एक प्रयोगशाला कहना थोड़ा ज्यादा क्लिनिकल नहीं लगता? इंसान का जीवन भावनाओं से चलता है, रसायनों के प्रयोग से नहीं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर डॉक्टर विलास गायकवाड़ का शोध पत्र एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने रखता है। उनके लिए प्रयोगशाला का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं था। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब था? मतलब अपनी मान्यताओं को कसौटी पर कसना। उनके लिए ये एक ऐतिहासिक या राजनीतिक संस्मरण नहीं था, बल्कि सचमुच सत्य की खोज की एक प्रयोगशाला थी। और उनके लिए सत्य केवल सच बोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि परमेश्वर का स्वरूप था। तो इसका मतलब है कि वो हर उस चीज का परीक्षण कर रहे थे जिसे समाज ने सच मान लिया था। बिल्कुल। एक वैज्ञानिक क्या करता है? वो एक परिकल्पना बनाता है, उस पर प्रयोग करता है और नतीजे देखता है। गांधी जी ने यही काम अपने शरीर और मन के साथ किया। जैसे कि ब्रह्मचर्य या आहार और अहिंसा के प्रयोग। हाँ, आहार के प्रयोगों को ही लें। उन्होंने सिर्फ इसलिए शाकाहार नहीं अपनाया क्योंकि ये उनकी परंपरा थी, बल्कि उन्होंने इस पर बाकायदा प्रयोग किए कि शरीर और मन पर विभिन्न प्रकार के भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा विचार है। डॉक्टर असगर आदम भाई राजा के शोध में इसी बात को बहुत स्पष्टता से रेखांकित किया गया है। उनके विश्लेषण के अनुसार इसमें गांधी जी का स्व उभर कर तो आता है, लेकिन वो अहंकार से कोसों दूर है। एकदम दूर। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इस बात से भरा हुआ है कि मैं कुछ हूं,
तब तक वो नई चीजें नहीं सीख सकता। हाँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक जगह गांधी जी कहते हैं कि सत्य के अन्वेषक को खुद को एक रज कण यानी धूल के कण से भी नीचा समझना पड़ता है। क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं लगती? सुनने में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। डॉक्टर राजा का शोध बताता है कि जब तक इंसान इतना विनीत नहीं हो जाता, तब तक उसे सत्य की स्वतंत्र झांकी नहीं मिल सकती। अहंकार ही वो पर्दा है जो इंसान को गलतियां देखने से रोकता है। धूल के कण से भी नीचा। ये कल्पना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही सटीक उदाहरण सामने आता है। रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय का एक कथन है कि सत्य मेरे जीवन का नायक है। डॉक्टर राजा कहते हैं कि ये बात गांधी जी पर पूरी तरह लागू होती है। आत्मकथा का नायक कोई व्यक्ति नहीं, खुद सत्य है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा इस पर विचार किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा देश महात्मा मान रहा था, वह अपनी इतनी गहरी मानवीय कमजोरियों को सार्वजनिक करने का जोखिम क्यों उठाएगा? क्योंकि यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब कोई भी पीआर मैनेजर तो यही कहेगा कि अपनी छवि खराब मत कीजिए, लेकिन इस किताब में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में चोरी करने की घटनाओं का खुलकर जिक्र किया है। तांबे के सिक्के चुराना या छुपकर मांस खाना। मांस खाने वाला प्रसंग तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। उन्होंने ये प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि अंग्रेज भारत पर इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं। हाँ, और फिर वो बताते हैं कि कैसे रात को उन्हें सपने में लगता था कि कोई बकरा उनके पेट के अंदर में आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, छुपकर सिगरेट पीना और अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ अपने प्रारंभिक वैवाहिक जीवन में किए गए कठोर व्यवहार को भी उन्होंने नहीं छिपाया। अपनी इन कमियों को दुनिया के सामने रखने की क्या जरूरत थी? चरम और निर्मम ईमानदारी। ये आत्मविश्लेषण इतना निर्मम है कि पाठक खुद उनके स्व में अपना अक्स देखने लगता है। अगर गांधी जी खुद को एक पूर्ण देवता के रूप में पेश करते, तो आम इंसान उनसे कभी जुड़ ही नहीं पाता। हाँ, लोग सोचते कि ये तो महात्मा हैं, हम साधारण लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये ईमानदारी एहसास दिलाती है कि पूर्णता आवश्यक नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना महत्वपूर्ण है। और यही एक साधारण मनुष्य के महामानव बनने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण है। सच्चे नेतृत्व के लिए इसी भेद्यता और प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है कि किसी को शुरू से परफेक्ट नहीं होना है। खैर, अब इस विषय वस्तु की सादगी से आगे बढ़ते हुए जरा इसके माध्यम की बात करते हैं। मूल रूप से ये गुजराती में लिखी गई थी ना? जी हाँ, गुजराती में। बाद में गांधी जी के सहयोगी काशीनाथ त्रिवेदी ने इसका हिंदी अनुवाद किया और महादेव देसाई ने अंग्रेजी में। और युवाओं के लिए भारतन कुमरप्पा ने नवजीवन ट्रस्ट के माध्यम से इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी तैयार किया। और यहीं से हम आज के ऑडियो बुक वाले पहलू में प्रवेश करते हैं। पुस्तक.org के कैटलॉग को देखते हुए एक बहुत ही मजेदार डिटेल सामने आती है। वो क्या? 716 पृष्ठों की ये विशाल किताब वहां ऑडियो बुक श्रेणी में $4.99 में उपलब्ध है। अब मुझे यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास या शायद समानता दिखती है। किस तरह की समानता? मतलब 1920 के दशक में लोग नवजीवन में साप्ताहिक किस्तें पढ़ रहे थे और आज कोई अपने फोन पे इसे ऑडियो बुक के रूप में सुन रहा है। क्या ऑडियो बुक ने इसे इसके मूल स्वरूप में वापस ला दिया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये समानता सचमुच बहुत गहरी है। वास्तव में ऑडियो बुक प्रारूप गांधी जी की संचार शैली के बहुत करीब है, शायद मुद्रित किताब से भी ज्यादा। वो कैसे? क्योंकि मुद्रित किताब तो क्लासिक मानी जाती है ना? देखिए, जब ये पहली बार नवजीवन में छप रही थी तो पाठकों को हर हफ्ते इसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने को मिलता था। वे उस पर चिंतन करते थे और फिर अगली किस्त का इंतजार करते थे। बिल्कुल। आज का श्रोता जब एक ऑडियो बुक सुनता है तो वो भी इसे किस्तों में ही ग्रहण कर रहा होता है। वो एक अध्याय सुनता है, फिर उसे रोक देता है और अगले दिन वहीं से शुरू करता है। ये तो है। 716 पन्नों की भारी किताब को एक साथ पढ़ना मानसिक रूप से भारी पड़ सकता है, लेकिन उसे एपिसोड दर एपिसोड सुनना बहुत सुपाच्य लगता है। और दूसरी बात है भाषा की शैली। डॉक्टर राजा के शोध में बताया गया है कि गांधी जी की गद्य शैली बहुत ही प्रवाहमयी और संवादात्मक है। उसमें कोई भारी भरकम शब्द जाल नहीं है, जैसे कोई बुजुर्ग पास बैठकर अपनी जीवन के अनुभव सुना रहा हो। ठीक वैसे ही ये शैली श्रव्य माध्यम के लिए एकदम उपयुक्त है। जब इसे ऑडियो बुक के रूप में सुना जाता है तो यह एक व्यक्तिगत और अंतरंग संवाद बन जाता है ना
वे ऑडियो में और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सीधे आपके कानों में अपना सच कबूल कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक के माध्यम से आज ऑडियो बुक वही काम कर रही है जो उस समय पत्रिका के पन्ने कर रहे थे, गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। और इससे ये भी समझ में आता है कि क्यों ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी तक सीमित नहीं रहती है। हाँ, ये तत्कालीन गुजरात, भारत, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है। हम उस पूरे युग को एक ऑडियो विजुअल कल्पना में जी रहे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जिक्र आते ही इस किताब का एक और बहुत बड़ा पहलू सामने आता है, सत्याग्रह का जन्म। उस प्रसिद्ध घटना का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, जब उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, उस कड़कड़ाती ठंड में वेटिंग रूम में बैठे हुए उस युवा वकील के संघर्ष ने ही रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह की नींव रखी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हमेशा उलझा देती है। डॉक्टर गायकवाड़ के शोध में समझाया गया है कि सत का अर्थ है अस्तित्व और असत का अर्थ है जो है ही नहीं। सही है। तो दर्शन पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपको चलती ट्रेन से बाहर फेंक रहा हो तो ये जानना कि सत्य का अस्तित्व है एक व्यवहारिक हथियार कैसे बन जाता है, ये बहुत निष्क्रिय प्रतिक्रिया लगती है। ये उलझन स्वाभाविक है। हम हथियार का मतलब हमेशा कुछ ऐसा मानते हैं जिससे सामने वाले को चोट पहुंचाई जा सके, लेकिन सत्याग्रह निष्क्रिय नहीं था, ये अत्यधिक सक्रिय प्रतिरोध था। हाँ, कृपया इसे थोड़ा आसान करके बताएं। गांधी जी का तर्क था कि जो असत है, जैसे अन्याय या क्रूरता, वो तब तक टिका रहता है जब तक हम उससे डरते हैं या सहयोग करते हैं, और जो सत है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो जब वो ट्रेन से फेंके गए तो उन्होंने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये अन्याय सही है। बिल्कुल, उन्होंने हिंसक पलटवार नहीं किया, बल्कि सत्य के साथ खड़े रहे और उस व्यवस्था के साथ असहयोग किया। मतलब सत्ता की ताकत इस बात में नहीं है कि वो कितनी मजबूत है, बल्कि इस बात में है कि पीड़ित उसे कितना स्वीकार करता है। एकदम सही। बिना किसी हिंसा के सिर्फ सत्य के अस्तित्व पर अटल रहना, यही सत्याग्रह का मूल मंत्र था। इसी ने एक दार्शनिक विचार को वैश्विक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे एक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयोग एक ऐसे वैश्विक आंदोलन का रूप ले लेते हैं जो साम्राज्यों को हिला देता है। और इसीलिए विश्व धर्म महासभा ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 100 आध्यात्मिक पुस्तकों की सूची में से शामिल किया है। ये सिखाती है कि बिना सत्य और अहिंसा के कोई भी स्थायी सुधार संभव नहीं है। तो अगर हम आज के इस लंबे विश्लेषण को समेटे तो हमने देखा कि कैसे सत्य के प्रयोग सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, ये एक साधारण झिझकने वाले व्यक्ति की उस सफर की कहानी है जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है, और जो साप्ताहिक किस्तों से शुरू होकर आज पुस्तक.org जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियो बुक्स के माध्यम से बिल्कुल हमारे कानों तक पहुंच गया है। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ज्ञान का असली मूल्य केवल उसे पढ़ने या सुनने में नहीं है, बल्कि उसका अपने जीवन में प्रयोग करने में है। बिल्कुल, ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं उतरता तब तक वो सिर्फ सूचना है। जैसे गांधी जी ने अपने पूरे जीवन को ही एक प्रयोगशाला बना दिया। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो हमारे आज के इस फिल्टर वाले युग पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। कैसे सवालिया निशान? देखिए, गांधी जी मानते थे कि उनके असफल प्रयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने सफल प्रयोग। आज के इस दौर में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर केवल अपनी परफेक्ट तस्वीर पेश करना चाहता है, क्या हमें अपने असफल प्रयोगों को साझा करने का साहस है? सच में, क्या आज किसी में अपनी कमजोरियों और गलतियों को दुनिया के सामने ऑडियो या टेक्स्ट के रूप में साझा करने की हिम्मत है ताकि दूसरे उससे कुछ सीख सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच बहुत चुभता है। क्या हम अपनी उस पीआर वाली छवि को छोड़कर खुद को एक खुली प्रयोगशाला बनने दे सकते हैं? इसी चुनौतीपूर्ण विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और अपने खुद के सत्य के प्रयोग भी करते रहिए।